बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव कोर्स के थ्रू शमूलियत कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ हमेशा की तरह के इंतहाई काबिल और तजर्बाकार GP मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान गौर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक NHS के कैंपेन के हवाले से उमर सदीक साहब मौजूद हैं, जो कि एक टॉकिंग थेरेपिस्ट हैं और NHS के कैंपेन जो है हेल्प अस हेल्प यू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, वो इसके हवाले से हमें आज ब्रीफ करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम रमज़ान के हवाले से करें, क्योंकि रमज़ान की आमद है और कि हम रमज़ान के हवाले से अपने आप को किस तरह से मेडिकली प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ज़ैन। जैसे कि ज़ैन, हमारे यहाँ कितने दफ़ा सवालात हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर से, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं और लोग जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि आखिर वेट रिडक्शन कैसी की जाए, लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए। तो आई थिंक वी आर लकी एज ए मुस्लिम दैट के हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक रमज़ान का ऐसा महीना बनाया है जो हमें हर तरह से डिसिप्लिन करवा देता है। और उसमें होता ये है कि न सिर्फ हम खाने पीने में एहतियात करते हैं, अपनी ज़ुबान, अपनी आँख, तमाम चीज़ों का से सब्र करते हैं। तो मेरे ख़्याल में रमज़ान को हम तमाम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए अ मंथ ऑफ 2-3 वीक्स प्रायर टू। एंड आई थिंक उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने खाने पीने में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। जो सबसे बड़ा इशू है वो तो खाने पीने का, आपको जैसे पता है कि हमारी खुराक, हमारे साइजेस, हमारे टाइप ऑफ फूड वी ईट, it's much bigger and much unhealthier than it should be, and that is one of the cause for lots of problems. So I think ये एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो मेरे एक मशवरा है और आई थिंक बहुत सारे उलमा इकराम भी इस बात पे बोलते हैं कि आई थिंक इंटरमिटेंटली शुरू में 1-2 दिन फास्टिंग करनी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने में सर्टेन टाइप ऑफ फूड, आपने पूछा कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ड्यूरिंग रमज़ान ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में लोगों की डाइट और ख़राब हो जाती है। बेहतर होने से प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को ताकि हम रमज़ान के लिए तैयार हों। तो डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजियसली वो डायबिटिक होने के बावजूद वो चाहते हैं कि हम फिर भी रोज़ा रखें, वो किस हद तक उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ ए क्वेश्चन विच एवरी डायबिटिक आस्क ड्यूरिंग रमज़ान। मैं सबसे पहले बात तो एक क्लियर करूं कि जो भी मैं इस कैमरे पे बात बोलूँगा वो एक जनरलाइज बात होगी, नॉट फॉर स्पेसिफिक पेशेंट और पर्सन, क्योंकि डायबिटीज़ भी हर पेशेंट में उसकी सिवेरिटी, उसके मसले मसाइल बहुत डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेटली डिस्कस विद योर ओन GP एज वेल। लेकिन जो की इशू आया है वो डायबिटीज़ में लोगों को कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आई थिंक इसके लिए सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि आपकी डायबिटीज़ किस किस्म की है। अगर टाइप 1 डायबिटिक हैं आप तो बहुत मुश्किल है और रिकमेंडेशन नहीं है कि आप रोज़ा रखें। टाइप 2 डायबिटीज़ में फिर देखना पड़ेगा कि आपकी डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल है, कितनी मेडिकेशंस पे हैं आप, और रोज़े का दौरानिया भी क्या है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि रोज़े का दौरानिया एक ज़माने में 20-20 घंटे का था, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग फॉर समबडी टू फास्ट एट दैट टाइम। अगेन मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से भी इस चीज़ में बहुत सारे उलमा कराम भी हमें बताते हैं कि इसमें आपको एक एक्सेप्शन है कि आप ज़रूरी नहीं है कि रोज़ा रखें और उसकी आप कमियां पूरी कर दें। तो डिपेंड करता है एक्चुअली हर इंडिविजुअल आदमी जो कि डायबिटीज़ से सफ़र करता है। और आजकल एक्चुअली ड्यूरिंग डायबिटीज़ NHS में बहुत कैंपेन्स भी चलती हैं और आपके तमाम GP, चाहे वो साउथ एशियन हो या नहीं हो या किसी भी, उनको तमाम को इस बात का इल्म है कि रमज़ान एक रिलीजियस और बहुत इंपॉर्टेंट महीना है मुसलमानों के लिए और हर कोई फास्ट करना चाहता है। तो उसमें वो आपको तमाम तरीक़े से हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं और क्या आपको रोज़ा रखना आपके लिए वायबल है भी कि नहीं है। सो आई थिंक जहां अल्लाह ताला ने आसानी रखी है अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें कि आप रख सकें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उससे आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी में ख़राब असरात हो सकते हैं और डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं करता, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने और तमाम उलमा ने भी इस बात पे बोला है कि आपको आप नहीं रखें और उसकी जो भी तरीक़ेकार है
वो बिल्कुल कर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को रमज़ान के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम इस महीने से ज़्यादा इसके बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि लाइव कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी सवाल मेडिकल रिलेटेड पेश कर अपने लाइव कॉल्स के थ्रू पेश कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी आप सवालात कर सकते हैं। मैं अपने जाना चाहूँगा ब्रदर उमर सदीक के पास कि ब्रदर, व्हाट इज़ दिस हेल्प यू कैंपेन, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? So the purpose of this campaign is to create awareness of mental health. So it's designed to kind of cater to the audiences who aren't really accessing support to help with their own mental health. So one of the areas and the audiences that we're targeting is the South Asian community, as well as those who are aged from 30 to 50. And it's just telling people about these services that are available, because not a lot of people know, and in our community a lot of people aren't accessing these services as well. डॉक्टर साहब, हमारे कम्युनिटी में बिल्कुल यू राइट दैट पीपल आर हेजिटेंट, एक फोबिया है कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हाउ डू वी ओवरकम दैट? So the biggest barrier is what other people think. Yeah. So I'm sure we're all familiar of the term log kya kehenge. बिल्कुल. Exactly. That's the biggest barrier, right? Absolutely. So one of the ways we can overcome that barrier is talking about mental health on platforms such as this, and kind of understanding that we need to take that first step, because one of the main barriers is what other people are thinking, but that can put people off from accessing these services. But language is also a big barrier as well. So a lot of these kind of services, people think that they'll only be able to access them when they're speaking in English, for example. Yeah. So with these services, so it comes under IAPT, so IAPT, Improving Access to Psychological Therapies. So with these services, there is an opportunity to access interpreters if needed, Yeah. or if in the local area, you might be able to access support with a therapist who can speak in your preferred language as well. So what different treatments are available for people? What kind of therapies are available? So majority of the therapies that are offered in IAP services, we have cognitive behavior therapy, we have guided self-help, and we have counselling for depression as well. And they are delivered in different forms and modalities, so we can access them face-to-face, one-to-one settings, with an interpreter present, over the phone, video appointments, group settings. So it varies depending on what's available in the local area. And what is talking therapy? You are a talking therapist yourself, so what do you do as such? How do you help people? So with talking therapies, it's kind of, when you come through to the service, when you make a referral, so these services are a self-referral kind of process, so you don't have to go to your GP to get a referral, you can just call the number direct, or your GP can refer you if you prefer. But once you've accessed the service, you get registered, you'll be asked some questions about risk to make sure you're able to keep yourself safe. And then there's a further assessment, which lasts maybe 45 minutes to an hour to gain an understanding of what the difficulties the person is presenting with. And then from there, a decision is made in terms of what you are experiencing and what therapy would be more appropriate for yourself. So it's very tailored to that person. Right, and how do you reach people, like especially Asian community? This, like we have so much problem. People have after COVID so many problems in terms of mental health awareness and because of financial crises, other domestic violences, and so many other things. So how do you reach people? How do you identify right people? So these services are open to everyone. You have to be registered with a doctor's surgery in your local area. So one way you can make a referral is by asking your GP to make a referral, or you can call us directly, or even if you go into the website nhs.uk/help, you can make an online referral as well. So there isn't one set criteria that people have to fit to be able to access these services, because the whole point of these services is to, once an understanding is gained of the difficulties, then a decision can be made. And if that service is not appropriate, then the therapist will do some research and give you more information about a more appropriate service. So it varies from person to person, but in terms of reaching, it's majority of the information is online, or your doctor will hold that information, they'll be able to share that with you. But what most services are doing is they're promoting by going out to community events. In my local area, they're trying to kind of make a partnership with the local masjid. So if you're going out, you're taking leaflets, you're taking stands, you're having a representative of the service,
Right. stood there taking questions. We have a live caller at the moment. So जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई. जी मेरे भाई क्या सवाल करना चाहेंगे? भाई वो मैं डॉक्टर साहब की बात करना चाहता हूँ. जी बोले मैं पहले भी किया था. बोले. पहला मुझे वो इंजेक्शन के बारे में बात की थी. अब मेरे को डायबिटिक भी है जी. अब ये क्या हुआ, पहले मेटफॉर्मिन में लिया करता था वो जो टैबलेट. जी जी. शाम में सुबह जी. लेकिन फिर जब मैं सुबह टेस्ट करता था ब्लड शुगर का तो कभी 4.9 5.3 आती. तो नर्स ने मुझे समझाया ऐसा करो मिस्टर अली आप सुबह की टैबलेट बंद कर दो. अच्छा पहली टैबलेट जो लेता हूँ रात में सुबह ही लेता हूँ, सुबह लेता हूँ, शाम की टैबलेट बंद कर दी थी जी. लेकिन अब भी मेरा जो है वो ब्लड शुगर जो है, हालांकि मैं फ्रूट खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, अपनी मिठाई खाता हूँ, जब भी 4.9 4.3 5.3 आता है सुबह शुगर उस दौरान चेक करता हूँ मैं. फास्टिंग. तो डॉक्टर साहब से पूछा था क्या करूँ कि मैं ये आपकी फास्टिंग की शुगर है? जी फास्टिंग की भी अनफास्टिंग भी है जी. अच्छा आप बात सुनेंगे, आप जो टेस्ट करते हैं ये स्ट्रिप्स आपको किसने दी हैं? तो डॉक्टर ने दी. कब की स्ट्रिप्स हैं? फ्री स्टाइल हर 3 महीने बाद मुझे लेता हूँ 50. ओके नाउ आपका HbA1c लास्ट कब हुआ है? अभी मेरा तो हुआ था तकरीबन 2-3 महीने पहले. वो उसकी क्या रीडिंग थी? रीडिंग ये कि आपको पास आपका है ही नहीं, कहा डॉक्टर का आपको है ही नहीं कुछ भी. तो आपके इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है. अगर आपका HbA1c नॉर्मल आया है तो आपको तो फिर हालांकि वो मैंने जो है फुल टेस्ट करवाए थे उन्होंने जब अल्लाह आपको नेकी दे, इसका नाम क्या नॉन फास्टिंग में जी. यानी 10 बजे करीब 8 बजे तक करके गया था. आपका नाम क्या है? सॉरी मैं नाम भूल गया. आपका मेरा नाम नाम मोहम्मद अली था. मोहम्मद. तो आपका HbA1c की रीडिंग आपको याद है कि नहीं है? क्या रीडिंग याद नहीं मेरे भैया. तो उन्होंने 40 से नीचे था, 40 से नीचे था, 45 से ऊपर था, क्या था? 40 से बहुत नीचे था. हाँ तो फिर आपको डायबिटीज नहीं है मोहम्मद साहब. आप यू शुड स्टॉप द टैबलेट्स. ओके ठीक है. जी एक और कॉलर मौजूद है. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी मैं सवाल करना चाहता हूँ. मैं खाने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं ना? आपकी एज क्या है? खाने के बाद आपकी एज क्या है? एक्सरसाइज होनी चाहिए थोड़ी सी. आपकी एज क्या है और आपकी एज क्या है? जी मेरी एज है 34 years old. Okay fine, I'll come back to you. आपको प्योर हेल्थ कंडीशन है? ओके चलो लाइन ड्रॉप होगी. जी सर. अच्छा जो हमारे पहले कॉलर थे बड़ा अच्छा उनका एक सवाल था रेलिवेंट टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, उनको पहले डायग्नोज हुआ था जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डायबिटीज़, एंड ही वाज पुट ऑन मेटफॉर्मिन and he was taking the tablets, and now when he's checking his fasting sugar in the morning it's below the range which we call diabetic actually range. So और HbA1c भी उनका 40 से नीचे था. अक्सर ये होता है कि बाज़ लोगों को एक ज़माने में शायद शुगर लेवल ऊपर चला जाए लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम उनकी जो लाइफस्टाइल चेंज की वजह से या वेट रिडक्शन की वजह से, और मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं, बल्कि खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनका कि डायबिटीज़ रिवर्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है या उस रेंज से, वो चाहे वज़न की वजह से हो या दूसरी वजह से हो. तो मोहम्मद साहब ने जो बात बोली कि उनका नॉर्मल है, तो आई थिंक ही इज़ इन अ नॉन डायबिटिक रेंज. तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है डायबिटिक मेडिकेशन की. भले अपने डॉक्टर से ये बात कर लें कि ये मेरे ख्याल में तो जो उन्होंने रेंज बताई है इट्स नॉन डायबिटिक रेंज, एंड आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है. बाकी कीप एन आई ऑन इट, मे बी ईयरली और 6 मंथली उसका टेस्ट कराते रहें. और तो दूसरा सवाल था कि उनको खाने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ये चीज़ अक्सर माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को बोलती हैं कि तुमने अभी खाना खाया और तुमने एक्सरसाइज शुरू कर दी. आई थिंक इट डिपेंड्स यू नो कि आपने क्या खाया, कितना खाया. लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने अभी भी खाना खाया है तो आपको कोई भी रिग्रेस एक्सरसाइज या गो टू द जिम एंड स्पेंड 1 hour doing your cardio and something serious, you know. So I think that's a common sense. Obviously give some time for yourself to digest some food and then start doing the exercise. But it depends on what kind of exercise you're talking about. If you're saying just कि मैंने walk पे जाना है या थोड़ा सा brisk walking कर लेनी है या कुछ इस तरह, तो I think that's fine. But yeah, intense exercises you should give time to your body, maybe an hour or so at least.
and then resume your exercise, but depend on what you're eating. अब आप हलवा पूरी खा के exercise करना, I think we don't suggest that. That can be harmful for you. So I think let's just use a common sense, give a bit of time, and then do the exercises. Exactly. Umar bhai, I want to ask a question in terms of mental health. How do people identify if they are suffering from mental health issues or not? So generally, Generally. so in terms of identifying, the biggest one is the change in routine. So while we're on the topic of exercising, so if you are someone who's been going to the gym 5 times a week, and you've noticed that you're not feeling as motivated as you were before, and you've gone down from 5 times, so maybe once a week, that's the biggest thing that will help you identify that there's a change. Some symptoms you might be able to identify is, change in mood, reduction in activities, wanting to spend more time on your own, not really going out as much as you were. So generally they're the main ones. So many times people complain about they can't sleep at night time. Is it one of the symptoms? Yeah, so disturbed sleep is a symptom as well. And a lot of people who might have low mood or even depression, disturbed sleep is a big one. Right. And do you treat them just with therapist, or they have to later on take some medications as well for that? Doctor, maybe you're probably in a better position to answer that. Normally, is there any specific medication for mental health as well, or just a therapist? Obviously, it depends. Both are helpful. Counseling भी help करती है, and tablets भी help करती हैं. Obviously, it depends on the person's severity and their history as well. But I always give an option of both things actually. More actually for counseling than tablets. Obviously, the less tablets in your life, the better. But it depends on person and how motivated they are. I think for counseling, I mean any kind of counseling. When I say counseling, meaning all sorts of therapies. There's so many of therapies. You have to be motivated. You have to take initiative. And I feel that sometimes when the doctors push them too much and they are not motivated, they never go for it. I think the key thing is, I'm sure you can. Definitely. डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के थ्रू सवाल है, कहते हैं कि जी उनके लेफ्ट जो अंडर द फीट उनके पास वो कोई स्पॉट है, स्किन जिस तरह वो कटी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, दे कट इट बट स्टिल इट कम्स बैक आफ्टर एवरी सम टाइम एंड दे हैव सम काइंड ऑफ रूट्स एज वेल. तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, ये जो सवाल अब देखें, ये बड़ा ऐसा सवाल है स्किन का कि स्किन कंडीशन यू हैव टू सी, बट जो थिकनेस ऑफ द स्किन ख़ास के मुस्लिम कम्युनिटी में ये प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं इन योर एंकल, ऑन योर नी, और सम टाइम नमाज की वजह से अक्सर ये प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं और स्किन थिकन हो जाती है उस जगह पे. सो आई फील दैट्स प्रॉब्ली व्हाट इट इज़. इट बिकम्स डार्कर, डार्क ब्राउन और या फिर बड़ी थिकन स्किन हो जाती है उस जगह पे, एंड दैट बिकम्स लाइक दैट. अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो प्रेशर पॉइंट जैसे मैंने बताया एंकल की एड़ी में यहाँ पे और घुटने में जो आता है या सर, अगर उस तरह का प्रेशर पॉइंट नहीं है और ऑब्वियसली इट्स समथिंग डिफरेंट, देन टेक अ पिक्चर और गो फेस टू फेस एंड सी योर जीपी एंड शो हिम दैट. बट मुझे सवाल से ये लगा है कि वो जो ख़ास के लोकेशन आपने बताई कि कहाँ पे होता है, वो अक्सर नमाज की वजह से लोगों के प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं 2-3 मखसूस जगहों पे, घुटनों में, एंकल में, और फुट के ऊपर पार्ट में भी अक्सर, और पेशानी में तो बहुत कॉमनली लोगों को पता होता है. बट उसमें ये मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाएं, मे बी चेंज कर लें पॉस्चर वगैरह को, लेकिन ये बड़ा मुश्किल से ये जाता नहीं है. इसको आप ज़रा इसकी केयर कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने कोई ऑफ द शेल्फ मेडिकेशन अवेलेबल है जिसको फ्रीज कर देते हैं समथिंग, वो एक स्प्रे है, कहते हैं कि उसको फ्रीज करके वो दोबारा, लेकिन उसका भी फर्क नहीं पड़ा. स्प्रे जो है ना वो वॉट्स के लिए होता है, वो इसके लिए नहीं है. तो इसी यही अब देखें, अगर इफ इट्स अ स्किन वॉट जो कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है. सॉरी, एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी मेरा सवाल है कि तकरीबन 3 साल पहले नाइस ने अप्रूव की न्यू ट्रीटमेंट इन लार्ज प्रोस्टेट के लिए जी. वो किस हद तक कामयाब है? प्रोस्टेट किस कैंसर की बात कर रहे हैं? प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं? जिन लोगों को लार्ज प्रोस्टेट होता है, जी लार्ज प्रोस्टेट कैंसर नहीं, लार्ज प्रोस्टेट. अच्छा, ठीक. तो उसके लिए तकरीबन अगस्त 2018 में 3.5 years ago जी तो नाइस ने अप्रूव की कोई न्यू ट्रीटमेंट, पता नहीं उसको फुस बोलते हैं क्या, तो वो किस हद तक कामयाब है? मैं बिल्कुल बताता हूँ. थैंक यू जी डॉक्टर साहब. अच्छा,
सबसे पहले तो नाइस जो है ना वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सेलेंस एक इदारा है जो कि क्लिनिकल गाइड लोगों के लिए मैं बता दूं ताकि एक इदारा है जो कि गाइडलाइंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस रिसर्च डेटा टू हेल्प इन डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. सो हर बीमारी हर चीज़ों के बारे में नाइस एक गाइडलाइन देता है डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए जीपीज़ के लिए और वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस करती है. इसी तरह बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी आई थिंक हमारे जो कॉलर थे वो बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट एक गदूद होता है और हमने अपने प्रीवियस प्रोग्रामों में इसकी बात की है. मर्दों में वो आफ्टर सर्टेन एज इनलार्ज हो जाता है और उसके इनलार्जमेंट की वजह से सर्टेन सिम्टम्स होते हैं. कॉलर हमारे पास ये कॉलर मौजूद है हमारे साथ एक. जी अस्सलाम वालेकुम. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या सवाल करना चाहेंगी? I'd like to say that my mom has her feet burns quite a lot. Burp quite a lot, okay. Yes, and she's got burglum as well. Okay. Okay. And she faints quite a lot as well. And how old is she and how long is happening for? It's quite a long time she's happening this. For a long time. Yes. And how old is she? She's about 70. 70. Is she on any other medications? Yes, she's on like blood pressure tablets as well. Okay. And some others, can't remember what other medication she's on. Her bowels and everything is fine? Yes. Is she overweight or not? No, she's not overweight. She is not overweight. And has she had any treatment for these burping? She did have a treatment, but none of them had. So what kind of treatment? Can you tell me? She had a private treatment as well. Did she have endoscopy done, like a camera check? Camera check as well, but nothing's working. Okay. Has she looked? Okay, fine. Look, I mean, burping and increased phlegm. I can give you certain pointers which you can discuss with your doctor about it. But you have already discussed it with the doctors, but nothing's working. Okay, I'll give my opinion on that. Yeah. Okay. Have you got any other caller? Or? Right. No, that's fine. Okay. So we were talking. हमारे जो previous caller थे उन्होंने प्रोस्टेट के बारे में पूछा. तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स हम अगेन वही बात है कि लोगों को एजुकेशन देनी होती है हमें प्रोग्राम में भी कि लोगों को अक्सर आफ्टर सर्टेन एज मर्दों में पेशाब का ज़्यादा आना, ड्रिबलिंग इन द यूरिन, अर्जेंसी, हेजिटेंसी इन पासिंग यूरिन, इनके पेशाब करने जा रहे हैं लेकिन पेशाब हो नहीं रहा, इसको हेजिटेंसी बोलते हैं. और वो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की निशानी है. अच्छा, ये हो तो आफ्टर सर्टेन एज ज़्यादा होता है, 60 प्लस के बाद ज़्यादा मर्दों को ये प्रॉब्लम होती है. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें. पहली बात तो ये. उसकी वजह यह है कि आपके डॉक्टर जो है आपको चेक कर सकते हैं, प्रोस्टेट को चेक कर सकते हैं. इसके अलावा एक टेस्ट आता है जो हम आई थिंक पिछले या उससे पिछले प्रोग्राम में हमारी बात भी हुई थी, PSA के बारे में. एक टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी होता है. वो बड़ा ज़रूरी है. आई थिंक अगर आपको सिम्टम है तो ज़रूर करा लें. अगेन मैं ये इनके कॉलर की उसकी बात नहीं करा, आई एम जस्ट गिविंग एडवाइस टू द व्यूअर्स. सो वो आप ज़रूर करा लें, उससे काफ़ी प्रिवेंशन हो जाती है और अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर पकड़ा जाता है. तो एक जस्ट अ मैसेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक. सो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है. अब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं और जिन ट्रीटमेंट की उन्होंने बात की है वो मेडिकेशन रिलेटेड ट्रीटमेंट है और यकीनन वो ट्रीटमेंट बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा देती हैं. अब मसला ये है कि जब हम किसी ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं कि वो सक्सेसफुल है या कि नहीं है, 100% तो कोई भी ट्रीटमेंट किसी चीज़ की भी सक्सेसफुल नहीं होती. लेकिन हाँ, अगर ज़्यादातर लोगों को उससे फ़ायदा होता है एंड मेजॉरिटी गेट हेल्प बाय दैट, देन ऑब्वियसली दैट ट्रीटमेंट. सो मेरा आंसर शॉर्ट एंड उनके सवाल पे है कि येस इट हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल, बट लॉट ऑफ पीपल डू complain of side effects from medications and other bits and pieces as well, but it is a normal scenario, it's a normal thing. अब ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हो सकती unfortunately, it's a natural phenomena कि symptoms आते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से. ये चले तो नहीं जाएंगे, इसका एक नेचुरल एक पूरा साइकिल है जो कि पूरा होता है. दवाइयाँ जो हैं उसमें हेल्प करती हैं और बाज़ लोगों में ज़्यादा करती हैं, बाज़ में कम करती हैं, बट दैट्स लाइक एनी अदर प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज वेल. सो येस इट हेल्प्स,
but not 100%. बिल्कुल डॉक्टर साहब प्रोस्टेट के लिए तो स्पेशली जो लोग मेरा ख्याल है 50 प्लस या 60 प्लस उनको नेचुरली वो एनएचएस की तरफ से भी लेटर्स हाँ। वगैरह आते रहते हैं कि आप प्रोस्टेट कैंसर्स वगैरह के लिए भी चेकअप करवा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, अभी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम आपके साथ ऐसे ही गुफ्तगू करते रहेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे। आप लाइव कॉल्स के थ्रू कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जो कैंपेन चला रहे हैं एनएचएस की, हेल्प अस हेल्प यू की कैंपेन। तो इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क एजीपी। ब्रेक पे जाने से पहले एक हमारे पास डॉक्टर साहब एक लाइव कॉलर ने सवाल किया था कि उनकी वालिदा को बर्प आते हैं और साथ म्यूकस वगैरह भी उसके साथ बर्प के साथ आता है, तो उसकी क्या वजह है और क्या ट्रीटमेंट ले सकती है? अच्छा, इसके लिए जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। इसके बारे में एग्जैक्ट ज़रा एक पेशेंट को बता के किया सकता है, लेकिन मैं एक जनरली एक एडवाइस देता हूँ उनको। उन्होंने कहा कि उनका जो चेक हो चुका है, एंडोस्कोपी वगैरह हो चुकी है। बाज़ दफ़ा ये जो इशू होता है वो स्टमक में इंडाइजेशन वगैरह की वजह से अक्सर ये इशू होता है। उनको कुछ टैबलेट्स आती हैं जो कि गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन की टैबलेट होती हैं, वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इन्होंने एक चीज़ और जो मेंशन की कि उनको फ्लेम बहुत आता है। जो ये फ्लेम जिसका जिक्र कर रही हैं वो कोई सिगरेट पीने वाले का फ्लेम नहीं है। आई थिंक इट्स अ फ्लेम विच कम्स थ्रू आवर नेज़ल म्यूकोजा एंड ड्रिबलिंग डाउन आवर थ्रोट, एंड आई थिंक दैट्स मोर, वी कॉल इट कथा। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो ये ईएनटी से भी रुजू किया जा सकता है इस प्रॉब्लम के लिए कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ जो ड्रिबल डाउन होती है थ्रोट में, एंड इट कैन क्रिएट मोर फ्लेम एंड इश्यूज़ विद दैट एज़ वेल। उसके लिए मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं, स्प्रेज भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं। खाने का भी एक जो बर्पिंग का है, खाने का भी एक इशू होता है कि खाना टाइम पे खाना चाहिए, रात में लेट नहीं खाना चाहिए। कीप योर हेड एंड अप व्हेन यू स्लीपिंग एज़ वेल। Plus, I think you need to look into your medications as well. Maybe there may be some medications which can give you this burping kind of side effects as well. And I'm saying that कि आपके दूसरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। ऑन दैट बेसिस मैं कह रहा हूँ। और जो ये जो फ्लेम की बात कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका नेज़ल म्यूकोजा से है। उसके लिए आप नेज़ल स्प्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर द काउंटर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट्स भी आती हैं, ट्रायल कीजिए और फिर देखिए कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया। ब्रदर उमर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ mental health. How do people go to this field? Because, or why did you choose this field? Because there's a lot of shortage of people to go to in terms of mental health, especially in our Asian community. So why did you decide to go into this field, and how do people come to NHS for this? So the reason why I went into the field was there aren't any male Pakistani Muslim therapists. If I asked you how many you know, what would be the answer to that? No, Not many, right? No. So from Islamic background, we want to be able to help, and kindness is a mark of faith. Absolutely. So the reason why I went into this field was to be able to help the community first and foremost, and to make a difference. And like you mentioned, there isn't a lot of Muslim therapists. They're very few in number, and there's not a lot of male therapists as well. The route that I took was through, I started off as a volunteer in my local service, and then from there I got into a training program, and then I qualified, and then I kind of stayed with the service. So to get into the field, if you have a look on NHS jobs, there'll be trainee routes available or apprenticeship programs, and that would be the best way to get onto these kind of courses. So do you have to have any formal sophisticated qualification before you get into that? Let me just take two calls before we get into this question. Yes, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ, मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी जी। आपने कुछ बोला डायबिटीज के बारे में, जो कम हो के ज्यादा हो तो शुगर डायबिटीज नहीं होती, वो क्या चीज है? जी मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, आपको डायबिटीज़ है? हाँ जी है, मैंने इसीलिए आपका प्रोग्राम देख रही थी ना, तो मैंने कहा पूछा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा जी। थैंक यू जी। एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? I would just like to say that my mom's feet burns quite a lot, and
her heart goes fast, sometimes slow, and she can't sleep at night time. Since when? Since long time. It's a long time, yeah? Yes. And, okay, and how old is she? She's 73. Has she got any... And also she feels dizziness as well. And have you discussed any of this with your doctor? Yes, we have, and doctor doesn't do anything. Doctor didn't do anything? No, So you have no test, nothing done? nothing done at all. So first thing, I'll give you the answer of all of this, but first thing I would say, if the doctor hasn't done anything, change the doctor, okay? We did change doctor, and everything is done, but doctor has done anything. Right, okay. Okay, I'll come back Yeah, to you. we have two more calls. Yeah. Ji, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम बेटा मेरे ना मुझे ना वैसे ब्लड प्रेशर है हाई जी जी तो मेरे ना अजीमा की तरह ये मेरी टांगों पर और मेरे बाजुओं पर जी जी ये दाने निकल आते हैं और मुझे बड़ा पेनफुल होते हैं जी पेनफुल होते हैं। दर्द भी होता है दानों में या सिर्फ दाने निकलते हैं? दाने निकलते हैं दर्द होता है अच्छा, कहाँ पे? जब वो दाने निकल कहाँ पे? जी कहाँ पे जगह? ये टांगों पर और अब इस बार जो ना हाथों पर भी है और आपको डायबिटीज है, कोई और बीमारी, कोई ऐसी चीज? कोई और नहीं सिर्फ ब्लड प्रेशर है सिर्फ blood और सब pressure। चेक कराया डॉक्टर से ठीक है। ब्लड प्रेशर है मुझे और ये एक्जिमा आपको किसने बोला? आपके डॉक्टर ने बताया ये एक्जिमा है या आपने खुद गेस किया है? नहीं जब स्पेशलिस्ट गए थे ना तो वो कह रही थी कहीं एक्जिमा तो नहीं है तो उस वक्त मुझे नहीं महसूस हुआ अब मुझे लगता है कि ये 2 साल के बाद फिर हो गया है मुझे तो उसने क्या बोला था स्पेशलिस्ट ने अगर एक्जिमा नहीं है तो? उसने कहा था इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना वो E45 ना वो दे दी थी ये लगा लें तो दवाई कोई नहीं थी ठीक ठीक थोड़े है से दिए थी ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां दी थी उन्होंने ओके एक्चुअली जी तो अक्सर इसी भी होता है ना। जी 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 जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मेरा सलाम। डॉक्टर साहब आप इतनी खुश अखलाकी से जवाब देते हैं कि रह भी नहीं सकता इंसान बगैर आपसे सवाल किए हुए। बहुत आपकी माशाल्लाह खुश अखलाक डॉक्टर हैं। मैं तो ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फर्स्ट वन आई कम क्रॉस कि माशाल्लाह इतने हंसी के साथ स्माइल के देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी फुफ्फो के हवाले से जी जी कि वो ये कहती हैं कि ऑन एंड ऑफ वो कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार रहती हैं। तो आपने लास्ट टाइम बताया था कि डाउन आप केमिस्ट थे तो आप कोई भी मेडिसिन आस्क करके ले सकते हैं। तो वो ये पूछ रही थी कि वो ले आई हैं लेकिन क्या वो यूज टू तो नहीं हो जाएंगी ना? ठीक ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। Thank you very much. थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो था हमारा सवाल डायबिटीज़ से रिलेटेड। जी हाँ, असल में वो जो हमारी कॉलर थी उन्होंने सवाल किया था इन रिलेशन टू आवर फर्स्ट कॉलर कि जिन्होंने ये बोला था कि मेरा HbA1c इन नॉर्मल रेंज है और जो वो ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं वो भी नॉर्मल रेंज में। एक्चुअली मैंने उस कॉल के आंसर में भी यही कहा था कि ये बड़ा रेयर होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। सो ही इज़ वन ऑफ द लकी वन एक्चुअली आई वुड से। सो आंसर टू द रीसेंट कॉलर इज़ के डायबिटीज़ बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डायबिटीज़ इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर वेट और बाज़ लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं और उनके लाइफ में सर्टेन इवेंट्स आते हैं तो वो बॉर्डर से इस तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली इनका कोई ख़राब डायबिटीज़ नहीं होता और उनकी वेट अगर चेंज हो जाए या डाइट वगैरह वो चेंज कर लेते हैं तो वो बॉर्डर के उस तरफ चले जाते हैं, उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। ये कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन होता है। तो आंसर आपकी बात का यही है कि वो जो हमारे कॉलर थे उनका डायबिटीज़ उनकी होपफुली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन एंड अदर बिट्स एंड पीसेस उन्हें किया होगा जिसकी वजह से रिवर्स हो गया। बहुत कम होता है और ये मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता ड्यू टू फ्रॉम आर प्लेटफॉर्म के कोई दवाइयाँ छोड़ दे। प्लीज़ अपने उन्होंने जो बात बताई वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उनको पता था व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई आंसर्ड हिम लाइक दैट। लेकिन अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ किसी भी गलतफहमी में आके मत रोकिएगा और ये इस तरह की अगर सिचुएशन किसी की आती है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से रुजू करें और फिर जाके दवाइयों के बारे में फैसला अगला कीजिएगा। सवाल था साहब उनके कि वालदा के हवाले से कि उनके पाँव में जलन है, सीने में जलन है और स्लीप की भी सोने की भी प्रॉब्लम है। 73 ईयर्स उनकी एज है। जी हाँ, देखें पाँव में जलन की
اور ان تمام چیزوں کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. انہوں نے ایک بات اور بولی تھی کہ ان کی فاسٹ ہارٹ بیٹ ہے والدہ کی, اور ان کو ڈزینس بھی ہو رہی ہے. آئی تھنک آل دیز سمٹمز نیڈ ارجنٹ اٹینشن. پہلی بات تو میں یہ بولوں گا, شی از 73 ایئرز آف ایج. سب سے پہلے تو ان کو ہارٹ کو چیک ہونا چاہیے, ان کا فل ٹائم بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے. چند وجوہات اس میں پاؤں کے جلنے میں جو کامن وجوہات ہیں اس میں ڈائبٹیز ہے, اس میں B12 کی ڈیفیشنسی ہے, اس کے علاوہ مختلف سائیڈ افیکٹس وغیرہ ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ان کی جو ہارٹ بیٹ اور ڈیزینس ہے, آئی تھنک دیٹ شوڈ بی چیکڈ اینڈ شی شوڈ گیٹ اے ریفرل. اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور کارڈیولوجسٹ کے پاس میرے خیال میں ریفرل کر لیں. اوبیسلی ایک فل ٹائم بلڈ ٹیسٹ تو آپ کا GP آپ کے لیے ارینج کر سکتا ہے. فل بیٹری آف بلڈ ٹیسٹ کرائیں, میں کہتا ہوں فل MOT اپنی کرا لیں تاکہ ہر چیز چیک ہو جائے. ECG وغیرہ کرا لیں. اور میرے خیال میں جس طرح کی وہ فاسٹ ہارٹ بیٹ کا ذکر کر رہی ہیں تو وہ ضرور ریفرل ان کو ضرورت پڑے گی اور ان کو کرا لینا بھی چاہیے. لوکنگ ایٹ ہر ایج اپنا فل بلڈ ٹیسٹ میں وہ آپ کو ڈاکٹر تھائرائڈ, B12, گلوکوز وغیرہ تمام چیزوں کو چیک کرنا پڑے گا جسٹ ٹو گیٹ اے پکچر. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میرا بڑا دل چاہا, میں نے سوچا میں نے سلام تو کرنا نا اپنے بھائی کو. بڑی مہربانی. میں نے کہا میں پتہ کروں. آج ماشاءاللہ آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں, لگ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کرونا نکل گیا نا تقریباً. جی 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 بالکل نکل گیا, ہم نے بھگا دیا. آپ نے بھگایا ہے تو آپ کی ہمت ہے ویسے. الحمدللہ. جی آپ سنائیں کیسے؟ آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو, بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو میری صحت بھی کافی بہتر ہے پہلے سے. آپ اتنے اچھے مجھے مشورے دیتے رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو دیکھیں, آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. جی بالکل. آپ لوگ کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں, تو جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں, میں آپ بتاؤں کتنے لوگ مجھ سے پوچھا ہے جو کہ سنتے زیادہ لوگ ہیں, کال کم لوگ کرتے ہیں ہمارے, پھر بھی ہمارے اچھے خاصے کالر ہیں, لیکن لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کال سے اور آپ لوگ کے جو سوالات ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. آپ اتنا اچھا ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے نا تو ایک دم سمجھ جاتے ہیں, اور اتنا اچھا جواب دیتے ہیں, اتنی تسلی سے صاف لفظوں میں. بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار دی انکریجمنٹ. تھینک یو. اچھا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میری بھاجی نے ابھی پاکستان سے فون آیا اس کا, کہتی ہے میں نے کہا میں نے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھنا آپ بند کرو. کہتی ہے اچھا میرا ان سے پوچھنا کہ مجھے جب کرونا ہوا ہے نا تو اس کے بعد نا مجھے رات کو نیند نہیں آتی. میں نیند کی دوائی کھاتی ہوں تو مجھے نیند آتی ہے. اس کا مجھے بتا دیں. جی جی میں بالکل بتاؤں گا. اور میری طرف سے آپ کو سب کو, ذہن کو بھی, سب کو خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ. ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سلیم بول رہا ہوں جی میمرے تو. جی پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی تھی 2-3 سال پہلے. میرا آپریشن ہوا تھا, اپنے چیک اپ ہوا تھا. جی جی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کچھ نکلا تو نہیں ہے, گیسٹرو کو چیک ہے جی. تو جو گیس ہے نا ایسیڈیٹی, وہ اپنے جو اوپر چڑھ جاتی ہے چھاتی کے اوپر. اچھا. تو انہوں نے جب چیک کیا تو ان کو کچھ نظر تو نہیں آیا. بار انہوں نے کہا کہ کولک جو ہے نا وہ ہے. وہ انہوں نے پھر اپوائنٹمنٹ دی, وہ بھی نارمل نکلی, ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد گیس جو ہے نا 6-8 ماہ ہو گئے ہیں کولک چیک کرنے کے بعد. اب وہ 8 ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ جو گیس ایسیڈیٹی ہے وہ سینے کے اوپر دونوں سائڈوں پہ چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے بولا ایک کیپسول جو آپ صبح کھاتے ہو, جی جی, نہار پیٹ شام کو بھی کھا لو. انہوں نے تو یہ کہا چاہے کھانے کے بعد بھی کھا لو کوئی بات نہیں, مگر میں 10-15 منٹ یا 20 منٹ پہلے کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اومیپرازول یا لیزوپرازول وغیرہ وہی. آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں. پہلے پیتے تھے؟ نہیں, بہت پہلے پیتے تھے, کوئی 10 سال پہلے, 8 سال پہلے. چلے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 1, 2 یا 3. عمر کیا ہے آپ کی؟ 75. تو ابھی جو یہ سوال کیا ہے آپ کا, جو دوائیاں تھے اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ فائدہ نہیں. یہ دوبارہ جو ہے نا ایک کیپسول لیتا ہوں تو اس سے دوبارہ شروع ہو گیا. کوئی پہلے ختم ہو گیا تھا, گیس وغیرہ نہیں چڑھتی تھی, اب دوبارہ وہ چڑھنی شروع ہو گئی چند ہفتے سے, کوئی 4 ویک یا 6 ویک پہلے. اور آپ کے انڈوس کیمرہ چیک لاسٹ کب ہوا ہے؟ وہ ہوا تقریباً میرا خیال لاسٹ ایئر ہی ہوا, شروع مئی میں. اوکے جی, ٹھیک ہے. I'll come back to you. Thank you. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تقریباً 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے, لیکن ابھی بھی 2 اور کالر موجود ہیں, ان کو بھی اکٹھے ساتھ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈائبٹیز بھی ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, بٹ گیسٹرک کا بہت بری حال ہے. تو میں نے ڈاکٹر نے بولا کولونسکوپی کرنے کے لیے, بٹ میں نے کہا کہ
फुल एनेस्थेटिक देने के लिए, बट वो लोग फुल एनेस्थेटिक नहीं देना नहीं चाहता है। तो मेरा सवाल है क्यों फुल एनेस्थेटिक नहीं देना चाहता है? क्योंकि कोलोनोस्कोपी इज वेरी हार्ड फॉर मी, मुझे इतना ये होती है ना। आपको और आप आपकी एज क्या है? मेरा एज 52। मैं गैस्ट्रिक का दवाई लेती हूँ सुबह एक, शाम को 30 mg। ओके जी, मैं I'll answer you. Thank you. डॉक्टर साहब इनका आंसर से पहले एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मिसेज अमीन बोल रही हूँ। जी आपसे अर्ज ये है कि मेरा शोल्डर राइट जो है ना वो फ्रोजन हो गया हुआ है। फ्रोजन शोल्डर। उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया है तो उन्होंने कहा कि इसमें फ्लूइड ज्यादा है, तो इसके लिए की होल सर्जरी करनी पड़ेगी। जी तो आप मुझे बता दें कि ये की होल सर्जरी करवा लेनी चाहिए कि नहीं, और क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन वो कुछ विटामिन, कुछ ग्लूकोजमीन, कुछ हल्दी, कुछ मेथी, कुछ ऐसा इस्तेमाल शुरू किया हुआ है तकरीबन 1-1.5 माह से, तो उससे काफी फर्क है। पहले मेरा मुंह भी, मेरा हाथ ऊपर नहीं होता था, अब ये हो जाता है, लेकिन रात को ये दर्द होती है। अगर इसको मैं हॉट वाटर रखूं तो उससे चैन मिलता है दिन को भी। और ये मैंने आपसे सिर्फ ये मशवरा लेना है कि आया की होल सर्जरी करवा लेनी चाहिए कि नहीं। मेरा 1-2 सवाल आपसे क्विकली पूछूंगा। एक ये कि ये आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है शोल्डर का? हाँ जी, 3 माह पहले हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था फ्लूइड बड़ा ज्यादा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपके कोई फिजियो वगैरह करवाई है आपने? करना है। फिजियो करवाई है? हाँ जी, लेकिन नहीं, तो अब मेरा ना मुझे फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके, I'll come back to you on that. Thank you. डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल था जी कि उनकी वालदा को ब्लड प्रेशर उनका हाई है, तो ये वालदा के उन्होंने खुद सवाल किया था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है और एक्जिमा टाइप के स्पॉट्स थे जो उनको सस्पेक्टेड है लेकिन श्योर नहीं है। जी हाँ, देखिए एक्जिमा बेसिकली मैं क्विकली बता दूं कि हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं एक्जिमा को। एक्जिमा बेसिकली ड्राइनेस ऑफ स्किन, इनके स्किन का ड्राई हो जाना, खुश्की का हो जाना। अब एक्जिमा की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत ज़्यादा किस्में हैं एक्जिमा की। अब ये जब कह रही हैं कि मुझे एक्जिमा है, तो एक्जिमा की जो ट्रीटमेंट वो है इमोलिएंट्स, मॉइस्चराइजर्स। अगर कोई चीज़ से आप सेंसिटिव हैं, इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग और सेंसिटिव समथिंग टू अवॉइड दैट, मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लाइक बाज़ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि हाथों में सिर्फ एक्जिमा हो जाता है क्योंकि उनकी जॉब लाइक टचिंग द ऑयल, डाई और एनीथिंग लाइक दैट, तो उनको हम कहते हैं अवॉइड करें। तो एक्जिमा के लिए ना बड़ी ध्यान से कोई इसका एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना है एक्जिमा कि पेशेंट का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्जिमा है, क्योंकि एक्जिमा के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और हर इंसान में मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो डिटेल तरीके से देखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं हमेशा पेशेंट को एक्जिमा का बताता हूँ कि एक्जिमा इज़ लाइक अ सेंसिटिविटी या कह लें आप एलर्जी इन माइनर फॉर्म। एक्जिमा में आपको 360 में देखना पड़ता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप ले लें और एक्जिमा से भाग जाएगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है जिससे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है एंड यू कीप ऑन यूजिंग दैट, डजंट मैटर वट एवर यू यूज़ इन लाइफ, इट्स नॉट गोना गो अवे। सो आई थिंक जो भी इमोलिएंट्स या जो भी चीज़ दी है डॉक्टर ने उसको यूज़ करें। और मेरे ख्याल में एक हैव अ डिटेल चैट विद योर ओन GP और डर्मेटोलॉजिस्ट सो दैट यू कैन मेक अ प्लान व्हाट टू डू, व्हाट टू अवॉइड एंड हाउ टू calm down your eczema in the future and on daily basis. तो सर एक्जिमा में क्या ये पेनफुल भी होता है स्किन, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके जो स्पॉट्स हैं वो पेनफुल हैं? देखिए ये मैं एक्जिमा एज्यूम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि एक्जिमा है, सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग। स्किन कंडीशन बगैर देखे बताना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, सो आई एम जस्ट सेइंग ओके इफ इट्स एन एक्जिमा दिस इज व्हाट शी नीड टू डू। दूसरी हमारी एक कॉलर हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, बड़ा इंकरेज करती हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। उनकी फुप्पी को ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन का था, उन्होंने सवाल किया कि क्या दवाइयाँ यूज़ करते रहें? देखिए डिपेंड करता है। अगर किसी की एज, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आफ्टर सर्टन एज अगर किसी को सडनली कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो गया तो हम इसको कहते हैं कि रीसेंट बाउल चेंजेस। सो इसको सीरियस ज़रूर लेना चाहिए। हाँ, एक शख्स जो कि हमेशा से बचपन से उसको ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है, वो अपने डाइट को ठीक करता है, बेहतर हो जाता है, फिर ख़राब करता है तो ख़राब हो जाता है, दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। बट इफ़ समबडी हैज सडन चेंज इन बाउल हैबिट्स, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन एंड थिंग्स,
اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اینڈ پلان اکارڈنگلی. ہاں اگر اتفاق سے اپنی ڈائٹ پانی نہ پینے کی وجہ سے یا کوئی ایسی خوراک کی وجہ سے کبھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو فائبر نیچرل فوڈ اسٹاف اور اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کین ہیلپ یو. سو آن اینڈ آف یوز کریں, ڈپینڈ نہ ہو. اور اگر لائف اسٹائل یعنی کہ ڈائٹ چینج کرنے سے کانسٹیپیشن بہتر ہو جاتی ہے تو اٹ مینس اٹس اوکے اینڈ دیل بی فائن. بٹ اگر فرض کیجیے کہ کسی نے دوائیاں بھی یوز کر لیں اور اس نے اپنی ڈائٹ بھی چینج کر لی اور چیز صحیح نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں, جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. میں کہہ رہا ہوں بالکل, اسپیشلی کیونکہ جو آف دا شیلف میڈیکیشن اویلیبل ہے ان کو تو ایڈکشن نہیں کرنی چاہیے, مسلسل ایک لانگ ٹرم یوز نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال تھا کہ ان کی اپنی بھانجی کے لیے کہ ان کو پوسٹ کووڈ سونے کی پرابلم انسومنیا ہو گیا ہے. عمر اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ انسومنیا جیسے کہ عمر نے پہلے بتایا تھا کہ انسومنیا از ون آف دا سائن آف اینگزائٹی, ڈپریشن اینڈ ادر بٹس اینڈ پیسز. تو پوسٹ کو دیکھیں کووڈ has caused lots of problems actually in people's life and I think اگر کوئی شخص انسومنیا کا شکار ہے تو اس کو سب سے پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ آیا کہ وہ اسٹریسڈ اور ڈپریسڈ یا اینکشس تو نہیں ہے, اور جیسے کہ عمر نے بھی پہلے بتایا تو میرے خیال میں ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اینڈ ہیو اے پراپر بریف ہسٹری. کیا پتہ he must be suffering from depression or anxiety because post COVID and that's a very common problem actually. So I think یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پوسٹ کووڈ اکثر لوگوں کو انسومنیا ہوا ہے لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت ساری دوسری ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن وغیرہ بھی. ڈاکٹر صاحب ویسے 2 کالر ابھی موجود ہیں, ان کو بھی اس طرح ساتھ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنے ٹی وی کے والیوم تھوڑا کم کر لیجیے. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں پلیز یا بند کر دیں. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آئی ایم لسننگ ٹو یو. بولیں. جی میری بیٹی ہے, اس کو ڈپریشن ہے بہت سارے سالوں سے, تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اس کو شیزوفرینیا. اوکے. تو اس کا علاج ہو رہا تھا, اس کا کافی علاج ہوا ہے, یہ بس گزارا چل رہا ہے. اس کو ڈیپو بھی دیتے ہیں مہینے میں 1 دفعہ. جی ایک مہینے میں 1 دفعہ ڈیپو دیتے ہیں. تو وہ اس کے علاوہ سوڈیم ویلپریٹ اور زوپیکلون اور لرازاپام اور لینا گلپٹن یہ میڈیسن کھاتی رہی ہے, لیکن اچانک اسے سٹاپ کر دیا, میڈیسن کھانا سٹاپ کر دیا. تو اب وہ ڈیپو کی وجہ سے گزارا چل رہا ہے کیونکہ مہینے میں 1 دفعہ لیتی ہے. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں سٹاپ کر دینے سے کوئی کیا ہو جائے گا؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کو ڈپریشن ہے. نہیں مجھے پتا ہے, عمر کیا ہے, ایج کیا ہے؟ ایج اس کی 50 ہے. ایج شی از 50. اینڈ اس کو کب سے ہے یہ شیزوفرینیا؟ یہ 25-26 ایئرز ہو گئے ہیں. اوکے. اور آپ کی فیملی میں کسی اور کو ہے؟ نہیں کسی کو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے دوسرے بچے وغیرہ؟ جی بس ٹھیک ہی ہیں. اوکے. اور کسی کو مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. اوکے تھینک یو. میں آپ کو اس میں لاسٹ کال آج کے پروگرام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ Yeah, please can I speak to the GP? I need some advice, please. Yes, I'm listening. Go on. Yes, so my daughter, she is 4.5 years old. And she doesn't sleep at night. She has broken sleep cycle. She sleeps for about 3-4 hours. And then she wakes up for the duration of the night for another 4-5 hours. And then she has a nap afterwards. And this has been going on now for about 2 years. 2 years, okay. And quick questions. Is she so she how long does she sleep overnight? I mean, including the break. Yeah, about she gets about 8 hours. So she get 8 hours, okay. Yeah, okay. She gets the 8 hours. Yeah, but it's broken. It's how is she otherwise? She's very active. She's very healthy. She's fit. Yeah. Okay, brilliant. Thank you. ڈاکٹر صاحب بہت ہی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے پروگرام کا. 2-2.5 منٹ ہے ہمارے پاس, جتنے بھی سوالات کا جواب دے سکیں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے سوالات پھر ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم کر لیں گے. تو اس سے پہلے اگلا جو سوال سلیم صاحب نے سلیم صاحب کا سوال تھا کہ ان کے جو پوسٹ آپریٹیو گیسٹرک ریفلکس اینڈ ہی از آن اومیپرازول twice a day. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ بڑھ گیا ہے. تو اب دیکھیں سلیم صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو گیسٹرک ریفلکس ہے نا یہ ایسڈ کے امبیلنس کی وجہ سے آپ کو ہو جاتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی انڈوسکوپی آپ نے بتایا ہو چکی ہے
اور ریسنٹلی آپ کا یہ سمٹم بڑھ گیا ہے. تو اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو 2 دفعہ دوائی لگائی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو لیں اور اس کو ایک سرٹن عرصے تک لینے کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ڈوز کو پھر کم کرنے کی کوشش کریں, اینڈ سی ہاؤ یور باڈی ریئیکٹ, نمبر 1. اب اس میں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ آیا کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھا ہے. اب میں اس کی وجوہات کی لائن کوئکلی کر سکتا ہوں. کھانا, غلط کھانا کھانے سے, اور چکنائی والا, غلط ٹائم پہ کھانا یا زیادہ کھانا, یا مرچوں والا کھانا, تمام چیزیں جو ہے نا یہ, یا لیٹ کھانا, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوائیاں بھی بہت ساری ہیں, وہ بھی کاز کر سکتی ہیں ایسیڈیٹی زیادہ, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, پریشانیاں, یہ بھی آپ کو ہرٹ کر سکتی ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف دوائی پہ کو صرف نہ دیکھیں, لک ادر بٹس اینڈ پیسز ایز ویل, ویدر از دیر اینی چینج ان یور لائف وچ ہیز ٹریگرڈ دیز سمٹمس اگین ان یور سیلف. سو یہ بات ہو گئی. دوسری ہماری کالر تھیں ود ڈائبٹیز. ہاں اچھا, یہ بڑا ہی اسپیسیفک کویشچن ہے. یہاں پہ آپ کو اکثر جو پیشنٹس ہیں یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہمیں انڈوسکوپی لے کے بھیج رہے ہیں آپ, وہ ہمیں سلائیں گے کہ نہیں سلائیں گے. بیسکلی یہ سوال یہ تھا کہ ہم جب کیمرہ چیک جو پیٹ میں ڈالتے ہیں یا بیک پیسیج میں ڈالتے ہیں تو اکثر پیشنٹس کو وہ سلاتے ہیں, یعنی انیستھیزیا دیتے ہیں, اور اکثر پیشنٹ کو وہ نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ بڑی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اور جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ کلینیشین کا ہوتا ہے. اگر کلینیشین سمجھتا ہے کہ جنرل انیستھیزیا دینے سے آپ کی لائف ڈینجر میں پڑ سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں, پرابلمز ہیں, تو وہ آپ کو منع کر دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً آپ کے رسک فیکٹرز ہائی ہوں گے ٹو ہیو اے جنرل انیستھیزیا. آئی تھنک یو نیڈ ٹو لسن ٹو یور کلینیشین آن دیٹ, بیکاز خدا نخواستہ جنرل انیستھیزیا سے کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ زیادہ بگر ڈیل ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ہی آپ کو منع کر رہا ہے. یو مسٹ ہیو سم رسک فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ آپ کو منع کر رہا ہے. تو آئی تھنک شوڈ لسن ٹو. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے جو اگلے سوالات ہیں 3 سوال ہمارے پاس رہ گئے, لیکن ہم ان کا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جواب دیں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت بہت 2 منٹ رہ گیا. میں چاہوں گا کہ اگر آپ عمر بھائی کی جو پریزنس سے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. What advice would you like to give to the people in terms of mental health awareness, and how do you ensure confidentiality, because people are really concerned about confidentiality, they don't want this to share with other people, so how do you ensure that it happens there? So with our services, so with IAP services, everything is confidential within the service. So whatever you share stays between your therapist, your GP briefly, and the supervisor of the therapist. Nothing will be shared with any external agencies without your consent, unless there's risk present. So unless we're concerned about yours or someone else's safety, we might have to break that confidentiality. But aside from that, we don't share any information with other external agencies. So our services are free and confidential. Free meaning that there's no charge involved. As long as you're registered with a GP in your local area, you don't have to pay a thing. Okay, right. It's just end of. I'm sorry, we have very short time left, and inshallah we'll continue discussion next time if we get chance on mental health awareness. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ mental health جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور ہماری ایشین کمیونٹی میں یہ بہت ہی کامنلی پایا جاتا ہے. بہت سارے اس کے اندر بیریئرز ہیں, اور فری انفارمیشن اویلیبل ہے. انفارمیشن آپ NHS کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. کیمپین بھی چل رہی ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ mental health سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم کو ٹیکل کر سکیں افیکٹولی. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.